हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुप्ता। मैंने अपना बीटेक यानी ग्रेजुएशन जो है वो एनआईटी जमशेदपुर से किया हुआ है। मैं गेट क्वालिफाइड भी हूं और आज हम लोग यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिवीजन करने जा रहे हैं गेट के पर्पज से। आज के लेक्चर में हम लोग मेनली फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन करेंगे और जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं गेट में, जितने भी क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला रिलेटेड, उन सभी फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे। ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम हम लोग रिवीजन कर सके इस 10 मिनट के दौरान में। ठीक है, आइए देखते हैं डिफरेंट फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले तो फ्लूइड होता क्या है कि फ्लूइड होता है कि जिस पर जो शियर स्ट्रेस हो उसका इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो उसे फ्लूइड कहते हैं। एक्चुअली होता है क्या ना कि जो सॉलिड होता है उसमें फाइनाइट डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन फ्लूइड में क्या होता है, इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा होगा क्या कि डेंसिटी क्या होती है, पहला फॉर्मूला देखते हैं कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, और दूसरी इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ठीक है, इसके अलावा जो एक मास डेंसिटी होती है, ठीक है, मास डेंसिटी क्या होता है, इसको मास डेंसिटी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, मास डेंसिटी कहते हैं, मास डेंसिटी। ठीक है, और इसके अलावा जो होती है एक वेट डेंसिटी होती है। वेट डेंसिटी को जो होती है वो इक्वल टू रो इंटू जी हो जाती है, क्योंकि वेट पर यूनिट वॉल्यूम होती है। क्या होती है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो उसको क्या रो इंटू जी से लिखा जाता है। तीसरा जो फॉर्मूला रहेगा वो हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ दी, जैसे आरडी से मैं लिख देता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड 1 अपॉन में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड 2 हो जाता है। चौथा जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो होती है एक्चुअली वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो होती है ये रो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है वो एक्चुअली होता है वाटर होता है। स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन होता है, या तो वाटर होगा या तो एयर होगा। ठीक है, या तो वाटर होता है या तो और एयर। ठीक है, तो वाटर होगा या फिर एयर होगा, इन यही दोनों हो सकते हैं। ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 10 की पावर में 3 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, और एयर की डेंसिटी होती है वो एक्चुअली वेरी करती है, पर हम लोग कभी कभार कांस्टेंट मानना होता है तो 1.2 kg पर मीटर क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब 1.2 kg पर मीटर क्यूब होती है। पांचवा जो फॉर्मूला हम लोग चलते हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि जो शियर स्ट्रेस होता है दैट इज इक्वल टू होता है, क्या होता है कि म्यू डी यू बाय डी वाई होता है। यानी कि शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं अब अगले फॉर्मूलाज पर। तो दूसरे जो फॉर्मूलाज हैं उसमें जानते हैं सबसे पहले कि डायनेमिक, देखिए ये जो डायनेमिक विस्कोसिटी थी, यहाँ पर जो क्या था, न्यू जो था वो एक्चुअली डायनेमिक विस्कोसिटी था, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, केजी पर मीटर सेकंड होती है, केजी पर मीटर सेकंड ना, केजी पर मीटर सेकंड होती है। इसके अलावा जो होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी होती है, यहीं पर लिख लेते हैं केजी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो होती है कि डायनेमिक विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी होती है, जिसकी यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। अगर आप लोग याद करेंगे ना तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है वो सेम होती है यूनिट ऑफ दी अल्फा, यानी कि थर्मल डिफ्यूजिविटी के बराबर, थर्मल डिफ्यूजिविटी की यूनिट के जैसी ही होती है। ठीक है, आ जाइए अब दूसरे फॉर्मूला को चलते हैं आगे। तो जो होता है कि देखते हैं छठा फॉर्मूला कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रूट टी के। डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रूट टी के। सातवां याद रखिएगा कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर में 3/2 के। इसको सूथरलैंड इक्वेशन से आया था, कहां से आया था, सूथरलैंड इक्वेशन से आया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, सूथरलैंड इक्वेशन से आया था। इसके आगे हम लोग चल लेते हैं तो बात करते हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं रियोलॉजी। क्या कहते हैं, रियोलॉजी कहते हैं। तो रियोलॉजी। ठीक है, तो हो जाएगा कि रियोलॉजी हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा कि जो शियर स्ट्रेस होता है उसको लिखा जाता है ए ड्यू बाय डी वाई की होल पावर में एन प्लस बी लिखा जाता है। ठीक है, अगर ये एन इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, और बी इक्वल टू क्या हो जाए, समथिंग कुछ बी इक्वल टू बी रहे, ठीक है, बी इक्वल टू मान लो टाउ नॉट है, तो उसे कहते हैं हम लोग बिंघम प्लास्टिक। क्या कहते हैं, बिंघम प्लास्टिक कहते हैं, ये याद रखिएगा, बिंघम प्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिंघम प्लास्टिक, जिसमें कि टाउ नॉट यानी कि इनिशियल सिल डिस्टेंस भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर देख लीजिए कि एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाए तो उसमें क्या कहते हैं, और बी इक्वल टू जीरो है, ठीक है, बी इक्वल टू जीरो रहे और एन इक्वल एन ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उस केस में हम लोग कहते हैं उसको डायलेटेंट फ्लूइड कहते हैं ना। ठीक है, डायलेटेंट फ्लूइड कहा जाता है, डायलेटेंट फ्लूइड कहा जाता है। और अगर n की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 हो जाए और b की वैल्यू जो होती है वो 0 रहे तो उस केस में हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं स्यूडो प्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है,
सूडोप्लास्टिक कहते हैं। अब आगे चलते हैं, इन सबसे आगे देखा जाता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है कि सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके अलावा जो इसमें गॉज प्रेशर आता है, कभी प्रेशर मतलब अगर देखिए ड्रॉप है, ड्रॉपलेट है, ठीक है, अपना वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, इसके अंदर जो गॉज प्रेशर आएगा वो कितना आता है, आप लोग को याद होगा कितना आता है। इसके अंदर आता है जो 2T/R आता है। कितना आता है, 2T/R आता है। और यहीं पर एयर बबल होता है। क्या है कि एयर बबल, ठीक है, ये अपना वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो आ जाएगा। ठीक है, और एयर बबल में कितना गॉज प्रेशर आता है, एयर बबल में जो गॉज प्रेशर आता है दैट इज इक्वल टू होता है 4T/R। कितना होता है, 4T/R हो जाता है। अब आगे चलते हैं और कुछ दूसरे चैप्टर्स पे चला जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि कैपिलैरिटी के लिए सबसे पहले तो ध्यान में रखना होगा कि कैपिलैरिटी देखिए, कैपिलरी एक्शन जब भी ट्यूब का होगा उसके लिए क्या हो जाएगा कि जो डायमीटर है वो 10 mm से कम होना चाहिए। अगर आप कैपिलरी इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो 10 mm से जो डायमीटर है, कैपिलरी पाइप का जो डायमीटर है वो 10 mm से कम होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो हाइट की वैल्यू आती है वो आती है 2T cos थीटा अपॉन में रो जी आ जाती है। कितनी आती है, 2T cos थीटा अपॉन में रो जी आ जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा तो देखते हैं हम लोग कि डिफरेंट फ्लूइड हो सकते हैं। अच्छा, एक बात जान लेते हैं कि प्रेशर जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, कंप्रेसिव इन नेचर होता है। प्रेशर जो होता है कैसा होता है कि हमेशा क्या होता है कि वो कंप्रेसिव इन नेचर होता है। कैसा होता है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। देखते हैं 12वां, आइए देखते हैं 12वां नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में देख लेते हैं। जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर कितने से बढ़ता है, रो जी से बढ़ता है। तो P इक्वल टू होता है कि P0 प्लस रो जी हो जाता है। और P0 क्या हो जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। H कितनी हाइट हम लोग नीचे गए हैं, रो किस फ्लूइड में गए हैं, जी जो होता है एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी होता है जो कि 9.81 होता है। ठीक है, 13वां चलते हैं आगे हम लोग। तो अब देखिए, एक बात तो आप लोग जानते हो कि जो पास्कल्स लॉ कहता है, पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि इफ द प्रेशर इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फ्लूइड देन द प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फ्लूइड। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं यहाँ पर और कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि उसमें दिया होता है कि H mm ऑफ मर्क्यूरी दिया होता है, जैसे कि 85 mm ऑफ और मर्क्यूरी दिया, तो उसको प्रेशर के टर्म में कैसे लिखा जाता है कि P इक्वल टू जो हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर रो ऑफ मर्क्यूरी ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 10 mm ऑफ वाटर दिया हो तो यहाँ पे H को 10 ले लीजिएगा, रो ऑफ वाटर ले लीजिएगा तो आपको प्रेशर मिल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं और दूसरे फॉर्मूलाज अब देखते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ कि रो1 जी H1 इक्वल टू रो2 जी H2 लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यानी फॉर्मूला पर कि P इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच आता है। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला मैं आशा करता हूँ कि आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं कि जो फॉर्मूला होता है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्लेन सर्फेस पे कितना लगता है, वो लगता है फोर्स ऑन द रो जी ए एक्स बार लगता है, रो जी ए एक्स बार लगता है। ए जो होता है एरिया विच इज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द फ्लूइड, एक्स बार जो होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन सरफेस फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस। ठीक है, ये हो जाता है एक्स बार हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो फोर्स ऑन द ये देखिए फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, अच्छा फोर्स ऑन कर्व सरफेस कैसे आ जाएगा, फोर्स ऑन कर्व सरफेस में एक काम किया जाता है, क्या किया जाता है कि एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, क्या होता है कि एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे आप, फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन पे कितना वर्टिकल प्रोजेक्शन पे फोर्स लग रहा है उसको ले लेंगे। ठीक है, तो फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व सरफेस, तो इसको क्या कहते हैं कि फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन, फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन पे, फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये कैसे निकाल लिया जाएगा, ये निकाल लिया जाएगा इसी फॉर्मूला से रो जी ए एक्स बार हो जाएगा। ठीक है, एक्स बार अब किसका लेंगे, अब लेंगे हम लोग जो प्रोजेक्शन आया है, वर्टिकल प्रोजेक्शन आया है उसका लिया जाएगा एक्स बार। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द दैट वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस। ठीक है, वो हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकाल लिया जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेंट बाय द कर्व सरफेस। ठीक है, वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेंट बाय कर्व सरफेस। ठीक है, ये हो जाता है। आइए देखते हैं अब 16वां फार्मूला। ठीक है, तो फोर्स ऑन द हमने देखा था कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स देखा था, उसकी वैल्यू जो होती है कभी कभी क्या लिखी जाती है कि वॉल्यूम डायग्राम ऑफ द एपी डायग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एरिया एंड प्रेशर डायग्राम। ठीक है, कभी मान लीजिए कि एक क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, आपको कि देखिए ये इसमें कुछ वाटर भरा हुआ है, ठीक है, कुछ हाइट तक भरा हुआ है। ठीक है,
तो इसका जो प्रेशर डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ प्रेशर कितना रहेगा, रो जी एच रहेगा। तो इसका जो एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा कि हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाइट मान लेते हैं हम लोग एच है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कि हाफ रो जी एच इंटू जो हो जाएगा एच, अंदर में हो जाएगा मान लीजिए बी जो होती है अंदर में विड्थ दी हुई है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा कि यही हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक फोर्स हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द एरिया इन प्रेशर डायग्राम, ठीक है। अब आते हैं 17वें फॉर्मूला पे। तो 17वां फॉर्मूला ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी को हमने जैसे सिलेंडर है, ठीक है, वो पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, तो कितना अंदर जाएगा, ठीक है, ये वाली जो हाइट होती है वो एक्स कहाँ से निकाली जाती है, वो होती है रो ऑफ बॉडी, ठीक है, रो ऑफ बॉडी अपॉन में रो ऑफ लिक्विड, ठीक है, रो ऑफ फ्लूइड इंटू जो हो जाएगा एच हो जाएगा, कितना अंदर डूबेगा, ठीक है, वो हो जाएगा। फिर इसके बाद में 18वां फॉर्मूला चलते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कि मेटा सेंटर के बारे में। तो मेटा सेंट्रिक जो हाइट कैलकुलेशन होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो वो निकल जाती है, जीएम की वैल्यू जो होती है वो होती है डब्ल्यू बार एक्स अपॉन में जो होती है डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार जो होता है टेन थीटा हो जाता है, डब्ल्यू बार एक्स अपॉन में डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार टेन थीटा हो जाता है। ये जो होता है कि शिप वाले केस में होता है, जो आपने शिप वाला फॉर्मूला भी सॉल्व किया होगा तो आपने जान रहे होंगे, ठीक है। वहां पर डब्ल्यू जो था, डब्ल्यू बार जो था वो मूवेबल वेट था, डब्ल्यू जो था शिप का वेट था, एक्स जो था वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसका ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, टेन थीटा जो था वो एंगल ऑफ टिल्ट था, ठीक है। ये आप जान रहे हैं, ठीक है। आगे चल रहे हैं 19वें में कि हम लोग देखते हैं कि एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और दूसरा जो होता है तीसरा जो होता है वो होता है एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सब बारे में जानते हैं हम लोग। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होती है कि जीएम जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीएम जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए।